गुड मॉर्निंग। तो राम राम वैसारियन। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिकल मेथड। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल फिर से स्टार्ट किया है। मैं सोचा कि क्यों ना अपने कंटेंट को अच्छे तरीके से डाला जाए। जो स्टूडेंट को पढ़ने में दिक्कत होती है, क्या पता मेरे से पढ़ के उनको कुछ समझ में आ जाए। इसलिए हमने सोचा कि पढ़ाने का शौक तो कब से है ही, तो पढ़ाया जाए क्यों ना। तो आज हम पढ़ने वाले हमारा जो टॉपिक है, वो है स्टैटिस्टिकल मेथड। तो सबसे पहले ये पता करना होगा कि स्टैटिस्टिकल मेथड होता क्या है। स्टैटिस्टिकल मेथड को हम समझेंगे कि हमें किसी भी चीज की एनालिसिस करनी है। एनालिसिस बोले तो किसी भी फ्यूचर प्रेडिक्शन बोला जाए तो जैसे मैंने टेम्परेचर, कि आज का टेम्परेचर कितना रहने वाला। मैंने बोल दिया इलेक्शन का रिजल्ट कैसे डिसाइड किया गया। या फिर मैंने बोल दिया कि रेनफॉल, रेन, आज की बारिश, ठीक है, वेदर, इटीसी, वेदर में टेम्परेचर, रेन सब कुछ आ गया। तो मैंने क्या डाटा कलेक्ट किया और उस डाटा को मैंने एक ग्राफिकल फॉर्म या फिर उसको नंबरिंग फॉर्म, इन सब में दिया। तो उसकी मैंने जो एनालिसिस की है, वो सारी एनालिसिस हमारी आ जाती है स्टैटिस्टिकल में। कि हमें पता कैसे चला, फ्यूचर प्रेडिक्शन पता कैसे चला कि ये होने वाला है या ये हो सकता है, इस चीज की संभावना है। उसके लिए हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल मेथड। तो मैं आज आपको स्टैटिस्टिकल मेथड में मेन, मीडियन, मोड ये सब ना पढ़ा के सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। क्या पढ़ने वाला हूँ? टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ने से पहले मुझे ये पता करना होगा कि हमें टेस्ट करना किस चीज का है। टेस्ट करना किस चीज का है ये पता करने से पहले हमें ये पता करना होगा कि सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होती है किसी भी। तो मैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर गया। इस यूनिवर्सिटी में जितने भी बच्चे पढ़ने वाले थे, वो सारे बच्चे हो गए मेरी पॉपुलेशन। मान लिया मैंने कि वो मेरे सारे बच्चे हैं, पॉपुलेशन है। अब ये मान लिया कि यहाँ इस यूनिवर्सिटी के अंदर कितने बच्चे पढ़ते हैं, 5,000 बच्चे पढ़ते हैं। इस 5,000 बच्चों का मुझे एवरेज हाइट पता करनी। क्या पता करनी है मुझे? एवरेज हाइट पता करनी। तो एवरेज हाइट पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 5,000 स्टूडेंट के पास जाना होगा और अपने आप उनसे अपनी अपनी हाइट पता करनी पड़ेगी। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस 5,000 बंदों के पास न जाकर मैं इसमें से 50 स्टूडेंट को सेलेक्ट करता हूँ। कितने स्टूडेंट को सिलेक्ट करता हूँ? 50 स्टूडेंट को। अगर मुझे इन सब की एवरेज हाइट पता करनी होगी तो मैं या 5,000 के ऊपर एनालिसिस करूं या 50 के ऊपर एनालिसिस करूं। मेरे को ऐसा लगता है कि हाइट तो लगभग लगभग सबकी एक जैसी हो। तो एवरेज हाइट जो हमारे पास आएगी वो 50 लोगों की जो आएगी वही 5,000 लोगों की आएगी अप्रोक्स। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ फिक्स वही आएगी, पर मैं बोलता हूँ कि अप्रोक्स वही आएगी। तो जो ये 50 लोगों के ऊपर जो मैंने एनालिसिस किया है, ये हो गया हमारा सैंपल, पॉपुलेशन का सैंपल। ठीक है। तो पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन होती है कलेक्शन ऑफ यूनिट्स। कलेक्शन ऑफ यूनिट्स में, यूनिट में या इसमें मैंने अगर स्टूडेंट बोला तो यहाँ पे यूनिट क्या हो गई? स्टूडेंट। अगर मैं यहाँ पे किसी फील्ड में जाता हूँ और फील्ड में सारे प्लांट को लेता हूँ तो हमारी पॉपुलेशन हो गई सारे प्लांट, और यूनिट क्या हो गई? एक प्लांट। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि पॉपुलेशन है वो कलेक्शन ऑफ यूनिट है। फिर उसमें से मैंने कुछ बच्चों का सैंपल लिया, तो जो सैंपल है वो क्या हो गया? पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है।
आ गई बात समझ में? सैंपल सैंपल मैंने मैंने मान लिया यहाँ से कलेक्ट कर लिया। अब होता है हमारा रेंडम सैंपल। रेंडम सैंपल ये होता है कि मैंने एक बंदा यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, कोई पता नहीं है, कहीं से भी मैं कोई भी सैंपल उठा रहा हूँ, वो हो गया हमारा रेंडम सैंपल। 50 लोगों का सैंपल। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब चलते हैं आगे। अब आगे चलने से पहले मैं क्या बताता हूँ तुम्हें? एस्टिमेशन। ठीक है। अब एस्टिमेशन में क्या है कि हम 5,000 बंदों के ऊपर तो हम नहीं कर रहे हैं एनालिसिस, हम कर रहे हैं 50 बंदों के ऊपर एनालिसिस। तो 50 बंदों के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं मतलब हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि जो इसका एवरेज आएगा वही इसकी एवरेज हाइट होगी। यही एस्टिमेट कर रहे हैं। तो यही एस्टिमेट कर रहे हैं तो मैं तुम्हें एस्टिमेशन के लिए हमारे कुछ चीजें चेंज हो जाती है। एस्टिमेशन करते हैं तब, एस्टिमेशन जब करते हैं हम, उसमें क्या होता है कि जो हमारा मीन होता है वो तो हमारा सिग्मा एक्स अपॉन एन ही रहता है। ठीक है। पर जो हमारा वेरिएंस होता है, मीन वेरिएंस पढ़ा है, जो हमारा वेरिएंस होता है उसमें क्या होता है कि हमारी जो साइज होती है सैंपल की, उस सैंपल की साइज में से हम एक साइज कम कर देते हैं जब हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है। तो 1/n-1 कर देते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, ये होता है फॉर्मूला वेरिएंस का। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/n-1 एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, या समेशन, ये होता है वेरिएंस। तो एस्टिमेशन समझ में आ गया? एस्टिमेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जब ये सैंपल ले रहे हैं तो इस सैंपल को हम एस्टिमेट कर रहे हैं ना कि इस सैंपल की जो एवरेज हाइट होगी वो इसी एवरेज हाइट के बराबर हो, इस 5,000 बच्चों की एवरेज हाइट वो इस 50 का जो एवरेज हाइट होगी उसके बराबर हो। ये हम एस्टिमेट कर, इसलिए मैंने क्या किया कि जब हम वेरिएंस लेते हैं तो वेरिएंस में मैंने उस साइज का एक कम कर लिया है। तो हमारा फॉर्मूला एस्टिमेशन के लिए जब हम कहीं भी सैंपल की बात करेंगे तो हम वेरिएंस का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और मेन का तो होगा वो है ही। ठीक। अब बात आती है हमारी टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस की। तो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस की जब बात आती है तो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में हमें पता करना होगा कि हाइपोथेसिस क्या होता है। क्या पता करना होगा? हाइपोथेसिस क्या होता है? तो जो हाइपोथेसिस होता है वो होता है हमारा अजम्पशन, और अजम्पशन होते हैं पॉपुलेशंस के। जो हमारी पॉपुलेशन है उसके कुछ अजम्पशन हो गए या कंपोनेंट्स हो गए, ये बोल सकते हैं। तो हाइपोथेसिस के अजम्पशन और कंपोनेंट्स हो गए पैरामीटर्स बोल दिए। ठीक है। तो वो होते हैं हमारे हाइपोथेसिस। तो हमें हाइपोथेसिस में हमें टेस्टिंग करनी है, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करनी है। तो एजम्पशन क्या हो सकते हैं कि हमारा, जैसे बोल दिया कि मैंने मीन की टेस्टिंग करनी है, पॉपुलेशन मीन की टेस्टिंग करनी है। ठीक है। वेरिएंस की टेस्टिंग करनी है किसी सैंपल की। ठीक है। मीन की टेस्टिंग में हमें क्या पूछा जाएगा कि कोई पॉपुलेशन है, उसमें से सैंपल कलेक्ट किया मैंने, उस सैंपल के ऑब्जर्वेशन दे दिए, और अब बोला गया कि इस सैंपल के ऑब्जर्वेशन से मैंने इस पॉपुलेशन की कोई स्पेसिफाइड वैल्यू दे दी, मीन की वैल्यू दे दी, तो उस वेरिएंस, उस जो स्पेसिफाइड मैंने जो मीन की वैल्यू दी है, स्पेसिफाइड मीन की वैल्यू, वो उस पॉपुलेशन का मीन है या नहीं है, ये हमें पता करना है। आगे बढ़ते जाते हैं फिर समझ में आएगा। तो जो हमारा हाइपोथेसिस होता है उसमें टू टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं, दो टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं। एक होता है हमारा एच नोट, जिसको बोलते हैं हम नल हाइपोथेसिस। जो हमारा नल हाइपोथेसिस होता है ना, जो हमारा नल हाइपोथेसिस होता है उसमें हम साइन कन्वर्जन हमेशा सेम रहेंगे, साइन कन्वर्जेशन हमेशा सेम लेंगे कि हमें दो चीजें माननी होगी। हम किसी भी चीज का टेस्ट करते हैं तो दो चीजें माननी होगी, या तो उसके इक्वल है या इक्वल नहीं है, या तो है या नहीं है, दो चीजें मानेंगे तभी उसमें से एक एक को हम सही बता पाएंगे। तो सबसे पहले मानना तो पड़ेगा ना दो चीजें ये हमारी हैं। तो उसके लिए क्या होता है, एच नोट होता है, वो होता है हमारा नल हाइपोथेसिस। क्या होता है हमारा? नल हाइपोथेसिस होता है।
फिर हमारा जो सेकंड नंबर आता है वो आता है हमारा H1, उसको बोलते हैं हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या आ जाएगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल। जैसे मैंने बोल दिया कि यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, मतलब कि जो मीन है वो स्पेसिफाई मीन के बराबर है। कि हमें जो प्रूव करने के लिए बोला गया है कि भाई ये वाला जो मीन है इस पॉपुलेशन का मीन है या नहीं है, ये हमें आगे बोला जाएगा प्रूव करने के लिए। इस टेस्ट के अकॉर्डिंग यही है कि टेस्ट क्यों किया जा रहा है, टेस्ट इसलिए किया जा रहा है कि बताओ भाई कि जो मैं मीन बोल रहा हूँ, मैंने बोल दिया कि ये सारे बच्चे हैं, इन सारे बच्चों की हाइट में बोल रहा हूँ कि 6 फीट है। तो ये बताओ कि ये जो एवरेज हाइट मैंने बोल दी 6 फीट है, ये सही है या गलत है, ये हमें पता करना है। तो ये हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो चीजें माननी पड़ेगी, या तो सही है या गलत है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, म्यू इक्वल टू म्यू बराबर मान लेंगे, या फिर इसको हम क्या मान लेंगे, नॉट इक्वल मान लेंगे। ये हमारी हो गई अल्टरनेटिव में। ठीक है, ये हमारी होगी अल्टरनेटिव में म्यू नॉट नॉट इक्वल टू। अब अल्टरनेटिव में क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो पूछ क्या रहा है तुमसे। ठीक है, तो इसमें म्यू ग्रेटर देन म्यू नेट ऐसा पूछ सकता है कि या तो उसके नॉट इक्वल है, ये बताओ। एक तो कंडीशन हो गई कि इक्वल है, एक कंडीशन हो गई नॉट इक्वल है, एक कंडीशन हो गई या उससे बड़ा है, जो पॉपुलेशन का मीन है स्पेसिफाइड मीन के बड़ा है, या उससे छोटा। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बता देता हूँ मैं टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस करते क्या। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस इसलिए करते हैं कि मैंने ले लिया यहाँ पे एक पॉपुलेशन, यहाँ इसमें से मैंने एक सैंपल लिया, 5 लोगों का सैंपल लिया, 50 लोगों की पॉपुलेशन है। अब बोल दिया कि हाइट की बात कर लेते हैं कि इन 50 लोगों की स्पेसिफिक हाइट बोल दी भाई कि मैंने कुछ भी बोल दिया कि इसकी स्पेसिफाइड हाइट 6 फुट है। और इस 5 सैंपल के हमारे पास ऑब्जर्वेशन है कि किसी की हाइट भाई 5.9 है, किसी की हाइट भाई 5.8 है, किसी की 6 है, किसी की 5.7 है, ऐसे दे दे। अब क्या पूछेगा वो कि भाई बताओ कि इस 50 लोगों की जो एवरेज हाइट है वो 6 फुट है या नहीं है। इस 50 लोगों की जो एवरेज हाइट है वो 6 है या नहीं है, ये पूछेगा। तो हमें इसी चीज की टेस्टिंग करनी है। तो टेस्टिंग करने के लिए हमें ये सैंपल के ऑब्जर्वेशन दिए होंगे, तो इस सैंपल के ऑब्जर्वेशन का यूज करके हम पता करेंगे कि भाई ये है या नहीं है। क्योंकि सबसे पहले मैं तुम्हें क्या बताया था कि अगर इस पॉपुलेशन की इन सारे बच्चों की हाइट लूं, इससे अच्छा मैं सैंपल में लेके हाइट ले लूं, तो लगभग लगभग वही एवरेज हाइट आएगी। इस सैंपल की जो एवरेज हाइट आएगी, ठीक है, वही इस पॉपुलेशन की एवरेज हाइट आएगी। तो मेरे पास फॉर्मूले होंगे, मेरे पास क्रिटिकल रीजन एंड कंक्लूजन होगा। कैसे पता करूंगा, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि जो ये 6 फुट है वो इस पॉपुलेशन की एवरेज हाइट है या नहीं है, हमें यही पता करना है। ठीक है, आगे बढ़। यही चीज बताई है मैंने तुम्हें, जो जो बताया वो वापस रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, स्टेटिस्टिकल मेथड, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। पॉपुलेशन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ यूनिट हैविंग ऑफ सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे बोल दिया फैमिली इन जयपुर, फैमिलीज इन जयपुर। प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, कितने प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, सैंपल क्या हो गया हमारा, इट्स अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। सेम स्टूडेंट सेलेक्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, सेम स्टूडेंट सेलेक्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी। रैंडम सैंपल, यूनिट आर सेलेक्टेड इंडिपेंडेंटली एंड सम प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इज विथ ईच यूनिट। रैंडम सैंपल में क्या होगा, इंडिपेंडेंटली आप कहीं से भी जाके किसी को भी उठा के लाओ, कोई सा भी सैंपल ले लो, कोई सा भी कुछ भी कर लो, बस तुम्हें बोल दिया गया कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर से तुम्हें स्टूडेंट को उठाना, तो उसकी हाइट पता करनी। तो कोई सा भी तुम इंडिपेंडेंटली कोई सा भी सैंपल उठा लो, ठीक है, कोई सा भी बंदा उठा लो, उसकी हाइट ले लो, वो हो गया हमारा रैंडम सैंपल। फिर बताया था मैंने एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या होता है, इन एस्टिमेशन प्रोसेस वी वांट टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल पॉपुलेशन पैरामीटर एनी क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट। क्या बोला है, प्रोसेस वी वांट टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर्स। हमें सैंपल दिया होगा, सैंपल पॉपुलेशन के जो पैरामीटर्स होंगे उनको पॉपुलेशन के पैरामीटर्स से कंपेयर करना है, एस्टिमेट करना है। तो मैंने बताया था तुम्हें कि जो सैंपल लिया है, तो सैंपल में हम एस्टिमेट कर रहे हैं, जो सैंपल के हाइट आएगी, हाइट का जो एवरेज आएगा वही लगभग लगभग उसका आएगा। तो एस्टिमेट है, कुछ कह नहीं सकते हैं कि बराबर है या नहीं, आसपास हो सकता है, तो एस्टिमेट कर रहे हैं।
ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था पॉपुलेशन मीन, उसके लिए फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। वेरिएंस के लिए 1/n-1 हो जाएगा, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो n है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन है, कितनी बड़ा साइज है क्या है, ठीक है। यहाँ तक टेस्टिंग वो हाइपोथेसिस में आ जाते हैं। हाइपोथेसिस एनी एजम्पशन अबाउट पॉपुलेशन और पॉपुलेशन पैरामीटर्स बताया था मैंने, एजम्पशन अबाउट पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन पैरामीटर्स, ठीक है। कोई भी एजम्पशन होगा तो टू टेस्टिंग हाइपोथेसिस जनरली फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस होगा एच नॉट, जिसमें साइन हमेशा इक्वल रहेगा। साइन इक्वल रहेगा मतलब कि हमें बराबर मानना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके वो होगा। फिर आता है हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में नॉट इक्वल टू आ जाएगा, दो चीजें तो माननी पड़ेगी, सही है या गलत, वो वाली बात बताई थी, ठीक है। फिर आता है हमारा एरर इन टेस्टिंग। जब भी हमें किसी चीज की टेस्टिंग करते हैं, जब भी कोई हमें प्रैक्टिकल भी करते हैं, क्लास के अंदर प्रैक्टिकल करते हैं, लैब के अंदर प्रैक्टिकल, तो कुछ ना कुछ एरर हो ही जाती। तो जब हम टेस्टिंग का सारा जो प्रोसेस करेंगे, टेस्टिंग का मैंने पूरा प्रोसेस किया, उस प्रोसेस के अंदर कुछ ना कुछ एरर हो सकती है। अब जैसे मैंने मान लिया कि मैंने टेस्टिंग की, ठीक है, और उस टेस्टिंग से हमें ये पता चल गया कि जो म्यू है वो म्यू डॉट के बराबर है, मतलब कि जो स्पेसिफाइड मीन है उस पॉपुलेशन का मीन है ये बराबर है। तो इसमें 5% चांस है कि ये गलत है, 5% ऐसा चांस है कि ये गलत है। तो हम क्या करते हैं कि टेस्ट एरर इन टेस्टिंग में होता है कि इन टेस्टिंग आफ्टर वी फिक्स अल्फा, अल्फा को फिक्स करते हैं। अल्फा को लेते हैं हम 0.05 भी ले सकते हैं, 0.01 भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कंडीशन क्या है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो 0.05 अल्फा इक्वल टू फिक्स करेंगे 0.05। तो 0.05 का मतलब क्या हो गया कि 5% चांस है कि हमारा जो अक्यूरेंस है, जो हमारा जो एक्यूरेंस है कि वो वाली हाइपोथेसिस सही है, हमारी नल हाइपोथेसिस सही है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सही है। इस बात में कोई उस बात में 5% एरर है कि वो सही भी हो सकती है या गलत भी हो सकती है। 95% तो वो सही है, बट 5% उसमें एरर है। तो हम 90% वाली को ज्यादा महत्व देंगे कि भाई ठीक है 90% बोल रहा है तो हम क्या कर लेते हैं, सही मान लेते हैं इसको। बाकी जबकि उसमें 5% एरर, तो हमें वहां लिखना पड़ेगा, लिखना ये पड़ेगा कि हमने अल्फा फिक्स किया है कि 0.05 पे ये एक्यूरेंस हो सकता है, ठीक है। लेवल ऑफ सिंपल्स यहाँ तक समझ में आए। फिर आती है हमारी बात क्रिटिकल रीजन एंड कंक्लूजन की। क्रिटिकल रीजन एंड कंक्लूजन में क्या होता है कि हम कैसे पता करेंगे कि हम एच नोट को एक्सेप्ट कर रहे हैं या एच वन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एच नोट को एक्सेप्ट कर रहे हैं या एच वन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इससे क्या समझेंगे कि जो हमारा एच नोट है नल हाइपोथेसिस है, जिसमें हम इक्वल वाला साइन लगाते हैं कि ये वाला इसके बराबर। तो हम कैसे पता करेंगे कि एच नोट हमारा सही है एच वन सही है। तो उसके लिए कुछ कंडीशन होगी, क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल रीजन होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन से हमें पता चलेगा कि भाई हमारा ये सही है या नहीं, भाई बस कि एच नोट को एक्सेप्ट करें एच वन को एक्सेप्ट करें। तो उसके लिए क्रिटिकल रीजन होगा, क्रिटिकल रीजन होगा, अलग अलग कंडीशन होगी, किसके लिए कौन सी कंडीशन लगानी है, किसके लिए कौन सी कंडीशन लगानी है, वो हर अलग अलग टेस्ट के अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग कंडीशन होगी, अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग कंडीशन होगी। तो हमारे जो अलग अलग टेस्ट होंगे वो कौन कौन से अलग अलग टेस्ट होंगे, जैसे अलग अलग टेस्ट होंगे तो हमारा टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया, या फिर हमारा का स्क्वायर टेस्ट हो गया, एटीसी, ठीक है, एटसेट्रा। तो जैसे टी टेस्ट के लिए अलग क्रिटिकल रीजन होगा, जेड टेस्ट के लिए अलग क्रिटिकल रीजन होगा, ऐसे ही हमारा एफ टेस्ट के लिए अलग क्रिटिकल रीजन होगा, और का स्क्वायर टेस्ट के लिए अलग 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 क्रिटिकल रीजन से हम पता करेंगे कंक्लूजन। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है क्रिटिकल रीजन एंड कंक्लूजन। तो क्रिटिकल रीजन और कंक्लूजन में क्या करते हैं, हम एच नोट और एच वन को एक्सेप्ट करते हैं, कौन सा एच नोट को एक्सेप्ट करें एच वन को एक्सेप्ट करें ये पता चलता है, ठीक है, अलग अलग कंडीशन। जो हमारी रेंज ऑफ टेस्ट है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होती है, टेस्ट की जो रेंज है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होती है, ठीक है। आगे बढ़ते जो जो हमारी मैंने सारी स्टेप बता दी है कि टेस्टिंग के अंदर कौन कौन सी स्टेप फॉलो होगी, इसको एक बार और देख लेते हैं कि कौन कौन सी टेस्ट के लिए कौन कौन सी अप्लाई होगी, स्टेप कौन कौन सी आएगी। तो हमारी इसमें फर्स्ट स्टेप आती है हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड, फिर राइट एच नोट एंड एच वन। एच नोट क्या है हमारा, एच वन क्या है लिखना पड़ेगा। फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एरर कितनी है भाई, एरर कितनी है 0.05 पे देख रहे हैं, 0.01 पे देख रहे हैं, किस पे देख रहे हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखना जरूरी है। टेस्ट एप्लीकेबल डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन की कंडीशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन या फिर किसी भी जगह तुम जहां पर टेस्ट अप्लाई कर रहे हो उसकी कंडीशन के ऊपर अप्लाई डिपेंड करता है कि आप कौन सा टेस्ट लगाना चाह रहे हो। तो टेस्ट उसके ऊपर टेस्ट एप्लीकेबल डिपेंड अपन, उसके बाद वो वाली स्टेप आएगी। फिर आएगा कि उस टेस्ट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला ऑफ स्टेटिस्टिक्स यूज, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ये तो पता होना चाहिए ना।
जब जाके पता जब जाके लगाए। फिर होता है उस फॉर्मूले की कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या है? फिर लास्ट में आता है हमारा क्रिटिकल रीजन कंक्लूजन। पता चलेगा कि एच नॉट और एच वन जो है हम एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा क्रिटिकल रीजन एंड कंक्लूजन हो गया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं टी टेस्ट। सबसे पहला टेस्ट स्टार्ट करते हैं कि टी टेस्ट। टी टेस्ट क्या होता है भाई? तो टी टेस्ट क्या होता है, उसके लिए क्या करता है कि मैंने बोल दिया ये पॉपुलेशन है। ठीक है, इस पॉपुलेशन में से मैंने एक सैंपल लिया और मैंने बोल दिया कि इस पॉपुलेशन की स्पेसिफाइड वैल्यू है वो म्यू नॉट है। कितनी? म्यू नॉट है। इस पॉपुलेशन की जो स्पेसिफाइड वैल्यू है, मतलब कि मैंने मेरी तरफ से बताया है कि इसकी भाई इसकी जो इसका जो मीन है वो म्यू नॉट है। बस सैंपल का ऑब्जर्वेशन दे रखा है। अब मुझे ये पता करना है इस सैंपल के ऑब्जर्वेशन से कि ये जो म्यू नोट है इस पॉपुलेशन का मीन है या नहीं है। इतना सा पता करना है। क्या पता करना है कि ये जो म्यू नोट है, ये म्यू नोट इस पॉपुलेशन का मीन है या नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई? ये पता करना। इसके बाद ये जानना भी जरूरी है कि वन सैंपल टी टेस्ट लगता कब है। वन सैंपल टी टेस्ट से क्या समझ रहे? वन सैंपल, एक सैंपल दिया हूं, एक सैंपल दिया हुआ है तब जाके वन सैंपल टी टेस्ट लगा। टू सैंपल दिया हो तो टू सैंपल टी टेस्ट लगे। अब वन सैंपल लगा है, ये पहली बात तो एक होगा, वन सैंपल लगे। वन सैंपल दिया है तो वन सैंपल लगेगा। सेकंड बात, टी टेस्ट में क्या लेंगे हम कि जो हमारा एन है, सैंपल की साइज जो है, सैंपल की साइज यहाँ पे पता करना होगा। सैंपल की साइज जो है वो छोटी होनी चाहिए। छोटी होनी चाहिए इसका मतलब कि हमने कुछ भी छोटी, अब कितनी छोटी ले, छोटी हमने एक बोल दिया कि चलो 30 से छोटी हो तो टी टेस्ट लगा देना भाई। 30 से छोटी हो तो टी टेस्ट लगा देना। ठीक है। और तीसरी बात, यहाँ पे जो एन है वो सैंपल साइज, एन जो है वो क्या है? सैंपल का साइज, ना कि पॉपुलेशन का साइज। इस बात का ध्यान रखना। फिर आता है हमारा जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन है उसका जो वेरिएंस है, पॉपुलेशन है उसका वेरिएंस अननोन, पॉपुलेशन का वेरिएंस अननोन है। ये बात भी ध्यान रखना कि पॉपुलेशन का वेरिएंस अननोन है, यहाँ पे सैंपल का वेरिएंस नहीं है, यहाँ पे पॉपुलेशन का वेरिएंस है, जबकि जो साइज है वो एन सैंपल की साइज है। ये भी ध्यान रखना। यहाँ बात समझ में आ गई? वन सैंपल टी टेस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। वन सैंपल टी टेस्ट में क्या करते हैं, एक बार और समझ लीजिए कि जो पॉपुलेशन का मीन है, पॉपुलेशन है उसमें से सैंपल लिया, सैंपल की ऑब्जर्वेशन दे रखी है और यहाँ पे बोल दिया कि इस सैंपल की म्यू नोट है, इस सैंपल का स्पेसिफाइड मीन है वो मीन नोट है। अपनी तरफ से बोला है मैंने, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने सिर्फ बोला है कि म्यू नोट है। मैंने सिर्फ बोला है कि म्यू नोट है इसका मीन। मुझे पता नहीं है क्या है, पर मैंने बोल दिया है कि म्यू नोट है। अब हमें यह पता करना है कि ये म्यू नोट इस पॉपुलेशन का मीन है या नहीं है। कैसे पता चलेगा? फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ भी करेंगे। क्रिटिकल रीजन, टेस्ट टू बी हाइपोथेसिस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, उसके बाद कौन सा टेस्ट एप्लीकेबल है, फिर फॉर्मूला लगाएंगे, फिर क्रिटिकल रीजन, ऐसे पता चलेगा ये है या नहीं। पर उसमें हमारा जो सैंपल दे रहा है, सैंपल की जो साइज दे रखी है, सैंपल के 100 ऑब्जर्वेशन दिए, वो काम आएंगे। तभी जाके हम पता लगा पाएंगे। कुछ ना कुछ दिया होगा तभी पता लगा पाएंगे ना कि मीन सही है या नहीं है, तभी पता लगा पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं वन सैंपल टी टेस्ट। वन सैंपल टी टेस्ट सबसे पहले आ गया हमारा प्रोसीजर। मैंने बताया था कौन कौन सी स्टेप फॉलो करनी है। ये हो गई हमारी स्टेप वन हो गई। स्टेप वन में क्या हो जाएगा? टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में हमारा होता है एच नोट। एच नोट, एच नोट म्यू इक्वल टू एवरेज स्पेसिफाइड मीन, जो हमें दे रखी है। एवरेज स्पेसिफाइड मीन को म्यू नोट लिख दूंगा। आई बात समझ? फिर एच वन सेकंड लेंगे, एक तो इक्वल टू ले लिया, एक ले लेंगे हम नॉट इक्वल टू। म्यू नॉट इक्वल टू एवरेज स्पेसिफाइड मीन, म्यू नॉट इक्वल टू एवरेज स्पेसिफाइड मीन। ठीक है। अब एच वन में या तो ये दिया होगा या ये होगा या ये होगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, ग्रेटर देन म्यू नॉट और लेस देन म्यू नॉट। या तो इस चीज का करना होगा या इस चीज का करना होगा या इस चीज का करना होगा। तीनों चीजों में से एक ही चीज पता लगा पाएंगे, क्योंकि अगर नॉट इक्वल टू है तो इसका मतलब या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, दोनों में से एक ही कंडीशन।
ठीक है। तो फिर आता है हमारा, क्या आता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में मैंने बताया था एरर के लिए हमें लिखना पड़ेगा कि हम फिक्स कर रहे हैं अल्फा को, अल्फा को क्या कर रहे हैं, अल्फा फिक्स, अल्फा एज 0.05, हम 5% चांस लेके चल रहे हैं कि ये हमारा जो ऑक्यूरेंस होगा ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। जिसमें हम एच नोट और एस वन को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। सेकंड स्टेप हो गई, इसको बोल दिया मैंने, कौन सी स्टेप हो गई, सेकंड स्टेप। आगे चलते हैं, स्टेप थर्ड क्या आती है हमारी, टेस्ट एप्लीकेबल। टेस्ट एप्लीकेबल में मैं बताया था टेस्ट कब एप्लीकेबल होगा, इफ द गिवन प्रॉब्लम साइज इज एन, सैंपल की साइज है एन भैया, ठीक है ना, एन इज स्मॉल देन 30 एंड पॉपुलेशन वेरिएंस इज अननोन, पॉपुलेशन वेरिएंस इज अननोन, सैंपल साइज एन इज स्मॉल। दोनों चीज बात समझ में आ गई। जब अननोन होगा पॉपुलेशन वेरिएंस और सैंपल की साइज छोटी होगी, मतलब 30 से छोटी होगी, तब कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा हमारा, वन सैंपल टी टेस्ट, याद कर लो इस चीज को भैया, वन सैंपल टी टेस्ट अप्लाई होगा। फिर आएगा फॉर्मूला फॉर यूज, तो वन सैंपल टी टेस्ट में फॉर्मूला क्या यूज करेंगे अपन, फॉर्मूला टी कैलकुलेटेड निकालेंगे, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन दे रखे होंगे उससे क्या निकालेंगे हम, टी कैलकुलेटेड एक्स माइनस म्यू नोट अपॉन, म्यू नोट अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर अपॉन एन, एस स्क्वायर हमारा वेरिएंस हो गया, वेरिएंस सैंपल का वेरिएंस है, पॉपुलेशन का वेरिएंस नहीं, इसलिए मैंने एस स्क्वायर लिखा, सैंपल का वेरिएंस है एस स्क्वायर, एन है हमारे सैंपल की साइज, एक्स हमारा सैंपल का मीन, जो सैंपल के ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं उसकी मीन या सैंपल का मीन, ठीक है। म्यू नोट हमारा हो गया स्पेसिफाइड मीन जो हमें दे रखा है, जो मेरे द्वारा बोला गया था या किसी के द्वारा भी बोला गया है, वो हमारा हो गया म्यू नोट हो गया। यहां तक बात समझ में आई? फिर आता है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला फॉर स्टेटिस्टिक्स टी कैलकुलेटेड एक्स माइनस म्यू नॉट अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर अपॉन, ठीक है, एक्स सैंपल मीन, सैंपल वेरिएंस एस स्क्वायर, साइज ऑफ सैंपल, स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन मीन गिवन इन हाइपोथेसिस। ठीक है, आगे क्वेश्चन करेंगे पूरा समझ में आएगा। ये सारी चीजें मैंने तुम्हें पहले ही बता चुकी है, ठीक है, कौन कौन सा। अब मैं जो ये चीजें जो सारी स्टेप है ना, तुम टी टेस्ट ले लो, जेड टेस्ट ले लो, का स्क्वायर टेस्ट ले लो, टेस्ट, सारों में यही यही प्रोसीजर फॉलो होगा, यही स्टेप फॉलो होगी, बस कुछ चेंज होगा तो क्या होगा, फॉर्मूला चेंज होगा या क्रिटिकल रीजन चेंज होगा। याद है बात समझ, फॉर्मूला यूज हो गया। उसके बाद आई हमारी क्या आ गई, कैलकुलेशन आ गई, कैलकुलेशन। अब सर ने कुछ लिख नहीं रखा यहाँ पे, तो कैलकुलेशन आ गई, मतलब जो हमारा फॉर्मूला है उसमें वैल्यू रखेंगे तो उसकी जो सारी कैलकुलेशन है उसको स्टेप 5 में कर देंगे, और जरूरी नहीं है कि स्टेप 5 लिखना, पर ऐसे ही लिख दिया गया है कि उसकी कैलकुलेशन करो, तुम उसी में फॉर्मूले के अंदर भी कर सकते हो। फिर आता है हमारा क्रिटिकल रीजन एंड कैलकुलेशन, इट्स कैलकुलेशन। ये वाला जो क्रिटिकल रीजन है, ये वाला किसके लिए, टी टेस्ट के लिए, किसके लिए, टी टेस्ट के लिए। अब क्रिटिकल रीजन एंड कैलकुलेशन में क्या होता है कि हमने 3 टेस्ट लिए, म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट और म्यू लेस देन म्यू नॉट, 3 केस लिए। अब हमारा जो फर्स्ट केस दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, या तो ये केस होगा या ये केस होगा या ये केस होगा, तीनों में से एक केस दिया होगा, कोई सा भी केस आ जाए हमारे पास, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम सारे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट केस आएगा, म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, वी रिजेक्ट एच नॉट इफ, यहाँ पे क्या होगा, इस वाले केस में वी रिजेक्ट एच नॉट, एच नॉट मतलब हमने 2 हाइपोथेसिस ली थी, एक एच नॉट ली थी, एक एच वन ली थी, हम एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे, हम एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे और एच वन को एक्सेप्ट करेंगे, या फिर एच वन को रिजेक्ट करेंगे या एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे, दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। तो हम एच नॉट को कब रिजेक्ट करेंगे, एच नॉट को रिजेक्ट करने के लिए हमारे पास ये वाली जो कंडीशन है, एच नॉट को रिजेक्ट करने के लिए ये वाली जो कंडीशन है, इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई होना पड़ेगा। जो एच नॉट के लिए कंडीशन है वो ये वाली कंडीशन को क्या होना पड़ेगा, सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो हमारी जो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कैसे होगी, टी कैलकुलेटेड की वैल्यू कहाँ से मिल जाएगी, हमें फॉर्मूले से मिल जाएगी, जो फॉर्मूला बताया मैंने, इस फॉर्मूले से हमें टी कैलकुलेटेड की वैल्यू मिल जाएगी, इस फॉर्मूले से टी कैलकुलेटेड की वैल्यू मिल जाएगी, और जो टी टेबल की वैल्यू है वो हमें टी की टेबल से देखनी पड़ेगी। टी की टेबल भी बता दूंगा अभी मैं आपको, तो टी की टेबल, उससे पहले ये पता कर लो टी टेबल वैल्यू, जब हम एम नॉट इक्वल टू म्यू नॉट केस वन के लिए करते हैं, केस वन के लिए करते हैं, तब हमारा जो टी टेबल की वैल्यू होती है टी एन माइनस वन अल्फा बाई टू होती है, ठीक है। जो टी एन है हमारा जो सैंपल का साइज है, सैंपल का साइज जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे 5 है, तो 5 माइनस अल्फा हमारा फिक्स होता है 0.05 बाई टू फिक्स, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ गई, टी
0.025। तो ये हमारी टेबल वैल्यू, तो ये हमें टेबल के अंदर देखनी पड़ेगी। ठीक है, टेबल के अंदर देखनी पड़ेगी। T4 0.05 मतलब कि 0.025 पर 0.025 पर 4 की वैल्यू क्या होगी टी टेबल के अंदर। आई बात समझ? तो टी टेबल देख, ये हमारी टी टेबल है। टी टेबल में हमें क्या देखना पड़ा था? 0.05, 025, 0.025 पर, ये हमारा 0.025। इसके 4 के ऊपर देखना, तो 0.025 में 4 के ऊपर कौन सी वैल्यू? ये है 2.77645। 2.77645 ये हमारी क्या है? टी टेबल की वैल्यू। टी टेबल की वैल्यू क्या आ गई इसकी? 2.77। ठीक है, अब बोल दिया कि ये जो 2.77 है टी कैलकुलेटेड के मोड से छोटी होगी, टी कैलकुलेटेड के मोड से छोटी होगी, तब हम एच नोट को क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे। जब हमारी टेबल वैल्यू क्या है? 2.77। 2.77 इस टी कैलकुलेटेड के मोड से, टी कैलकुलेटेड के मोड से छोटा होगा, तब हम एच नोट को रिजेक्ट करेंगे। तो एच नोट को रिजेक्ट करेंगे, किसको एक्सेप्ट करेंगे? H1 को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, कौन से केस में? जब म्यू नोट इक्वल टू म्यू नोट वाला केस होगा, तब जाके हम ऐसा करेंगे। ठीक है, तो एक और चीज बताता हूँ। एक और चीज है कि जो हमारा ये केस 1 है, इसको हम क्या कहते हैं? टू साइडेड भी कहते हैं। इसको हम, इस वाले केस को हम टू साइडेड के, इसको हम कहते हैं राइट साइड। तो ग्रेटर देन वाला होता है राइट साइड, और ये होता है हमारा लेफ्ट साइड। क्या होता है? लेफ्ट साइड। आई बात समझ में? टी टेबल वैल्यू निकालने आगे। ठीक है, केस 2 में देख लेते हैं कोई बात। जो हमारा म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट है, म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट वाली जब केस आएगा, जब वो वाला कंडीशन आएगा, वी रिजेक्ट एच नॉट इफ ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे अल्फा बाई 2। ठीक है, ये वाली कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी, तब हम एच नोट को रिजेक्ट करेंगे। कौन से वाले केस में? म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट वाले केस में। एच नोट को रिजेक्ट कब करेंगे? जैसे मैंने बोल दिया टी टेबल वैल्यू 4, 0.05, यहाँ पे अल्फा ऐसे। ठीक है, टेबल वैल्यू देखते हैं 0.05। ये हमारा 0.05 किस पे देखनी है? 4 पे। ये हमारा 4 होगा। 0.05 पे 4 की वैल्यू क्या है? यही है 2.13। ठीक है, तो हमारी टी टेबल की वैल्यू कितनी आ गई? टी टेबल की वैल्यू कितनी आ गई? 2.13 टी टेबल की वैल्यू। तो ये 2.213 टी टेबल की वैल्यू टी कैलकुलेटेड, यहाँ पे मोड नहीं है, याद रखना, वहां मोड है, टी कैलकुलेटेड से छोटी होगी, तब हमारा एच नोट रिजेक्ट होगा। बाकी हमारा एच नोट रिजेक्ट नहीं होगा। आई बात समझ? एच नोट कब रिजेक्ट होगा? जब टी कैलकुलेटेड की वैल्यू 2.13 से ज्यादा होगी, तब टी कैलकुलेटेड, जब रिजेक्ट होगा एच नोट। अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या करेंगे? एच नोट को एक्सेप्ट कर लेंगे और H1 को रिजेक्ट कर देंगे, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में आता? ऐसे ही हमारा म्यू केस थर्ड के लिए, म्यू लेस देन म्यू नॉट, वी रिजेक्ट एच नॉट। टी कैलकुलेटेड लेस देन, टी कैलकुलेटेड यहाँ पे लेस देन होना चाहिए माइनस टी टेबल। जो भी टी टेबल आएगी उसके आगे माइनस लगा देंगे। जैसे T4 0.05 की वैल्यू कितनी आई? 2.13, तो माइनस हो जाए, तो अब क्या हो गया? यहाँ पे लेस हो जाए। तो जो टी कैलकुलेटेड की वैल्यू है वो -2.13 से छोटी होगी, तब क्या करेंगे? हम एच नोट को रिजेक्ट करेंगे। तब एच नोट को रिजेक्ट करेंगे और H1 को एक्सेप्ट करेंगे। अगर एक कंडीशन गलत हो जाती है तो क्या करेंगे? हम H1 को रिजेक्ट कर देंगे, एच नोट को एक्सेप्ट कर लेंगे। आई बात समझ? तो वन सैंपल टी टेस्ट का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन कर लेंगे तो थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। क्यों भैया? तो क्वेश्चन कर लेते हैं एक। क्वेश्चन करने के बाद आगे बढ़ते हैं। वन सैंपल टी टेस्ट का क्वेश्चन कर लेते हैं। हम्म, तो क्वेश्चन के अंदर क्या है? A random sample of 5 students is selected from a class and their marks in first test are
12, 10, 8, 15 and 10. Test of hypothesis. Average marks of student in class is 16. सबसे पहले ये चीज देखो कि हमें जो किसी और के द्वारा किसी ने भी कह दिया कि इसका एवरेज मार्क्स इतना है, वो कितना है, सबसे पहले पता करना हमें टेस्ट क्या करना है। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्ट किस चीज का करना है, ये चीज सबसे पहले पता होनी चाहिए। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, एवरेज मार्क ऑफ स्टूडेंट इन क्लास इज 16। फर्स्ट टेस्ट, इन फर्स्ट टेस्ट एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज 16। तो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, म्यू नोट दे रखा है। म्यू नोट इज इक्वल टू 16। इस चीज का हमें एक स्पेसिफाइड वैल्यू दे गई। अब हमें टेस्ट करना है कि ये जो पूरी क्लास का जो एवरेज मार्क्स है वो उसके बराबर है या नहीं है। ये चीज का हमें टेस्ट करना है। आई बात समझ। तो अ रैंडम सैंपल ऑफ 5 स्टूडेंट। अब देखो, रैंडम सैंपल लिया है 5 स्टूडेंट का। कितने स्टूडेंट का लिया है, 5 स्टूडेंट का। 5 स्टूडेंट का मतलब क्या हो गया, छोटा नंबर है, छोटी साइज है। छोटी साइज का मतलब क्या हो गया, एन लेस देन 30 हो गया। 30 हो गया मतलब यहाँ पे हम कौन सा लगा सकते हैं, वन सैंपल टी टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन होना चाहिए। यहाँ देखो पॉपुलेशन वेरिएंस कहीं दिया हुआ है, पॉपुलेशन वेरिएंस कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, एन छोटा है, पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन है। ठीक है। और मीन के बारे में बात की जाए तो कौन सा टेस्ट लगाएंगे, वन सैंपल टी टेस्ट। वन सैंपल वन है, सैंपल वन है। कौन सा टेस्ट लगाएंगे, कौन सा टेस्ट लगाएंगे, वन सैंपल वन सैंपल टी टेस्ट। आई बात समझ में आता, वन सैंपल टी टेस्ट। वही प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं। प्रोसीजर में क्या होता है, स्टेप वन होती है हमारी। स्टेप वन क्या होती है, टेस्ट टू बी हाइपोथेसिस। ये होती है हमारी, यही होती है ना फर्स्ट स्टेप, टेस्ट टू बी हाइपोथेसिस। क्या होता है, एक लेते हैं हम एच नोट। एच नोट में क्या होता है हमारा, म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट। म्यू नोट कितना है, 60। एक चीज मान लेते हैं एच नोट, दो चीजें मानते हैं, या तो सही है या गलत है, या तो उसके बराबर है या नहीं है। तो फर्स्ट वाला मान लिया, म्यू इज इक्वल टू 16 ले लिया। ठीक है। फिर होता है हमारा एच वन, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। क्या होती है, म्यू नॉट इक्वल टू 16। ठीक है। यहाँ पे ऐसे नहीं बोला गया है कि उससे ग्रेटर देन है, ये जो 16 है उससे ग्रेटर देन है या लेस देन है या नॉट, कुछ नहीं बोला गया है। तो हम क्या कर लेंगे, कुछ नहीं बोला गया उस कंडीशन में क्या करेंगे, नॉट इक्वल ले लें। कुछ नहीं बोला गया उस कंडीशन में क्या करेंगे, नॉट इक्वल ले लें। ठीक है। अब हमारी थर्ड स्टेप क्या आती है, सेकंड स्टेप। स्टेप सेकंड क्या आता है हमारा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखना जरूरी है। लिखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि तुमने ऐसा 5% चांस भी माना है गलत होने का। तुम बोलोगे 95% सही है और हमने उसको सही मान लिया। लिखना तो पड़ेगा ना भाई कि 95% ही सही है, 5% गलत है। तुम देख लो तुम्हारे हिसाब से। आई बात समझ। तो यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में क्या होता है, फिक्स करते हैं। किसको फिक्स करते हैं, एल्फा। एल्फा फिक्स किया 0.05% पे फिक्स किया, 0.05 पे फिक्स किया, मतलब 5% एरर है इसमें। आई बात समझ में, यहाँ तक। उसके बाद अब आता है हमारा क्या, टेस्ट एप्लीकेबल। क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा टेस्ट एप्लीकेबल। कौन सा टेस्ट एप्लीकेबल हो रहा है ये पता करने के लिए। ये टेस्ट एप्लीकेबल यूं नहीं है कि वन सैंपल टी टेस्ट लग तो रहा है कि टेस्ट एप्लीकेबल चेक करो। भाई अभी तो टी टेस्ट का वन सैंपल स्टार्ट हुआ है, इसके बाद बहुत सारे टेस्ट पढ़ने हैं। हर में 3-3, 4-4 टेस्ट है। टी के अंदर 3 टेस्ट है, जेड के अंदर 4, उसके बाद एफ के अंदर, फिर काय स्क्वायर के अंदर अलग अलग टेस्ट है। तो टेस्ट एप्लीकेबल कौन सा लग रहा है, जब क्वेश्चन देखोगे तो पता चले। ठीक है। तो टेस्ट एप्लीकेबल लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे टेस्ट एप्लीकेबल कौन सा होगा, जब एन लेस देन 30 है। एन लेस देन 30 है मतलब कि नंबर जो साइज का, सैंपल का जो साइज है वो छोटा है, सैंपल का साइज है वो छोटा है। ठीक है। और पॉपुलेशन वेरिएंस क्या है, पॉपुलेशन का वेरिएंस है, पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है वो क्या है, अननोन। पॉपुलेशन का वेरिएंस है वो अननोन है। तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगेगा, वन सैंपल, वन सैंपल टी टेस्ट। आई यहाँ तक बात समझ में। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 4। स्टेप फॉर्मूला है, फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ स्टैटिस्टिक यूज। फॉर्मूला ऑफ स्टैटिस्टिक्स यूज्ड। कौन सा फॉर्मूला है हमारा, टी कैलकुलेटेड का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे टी टेस्ट। टी कैलकुलेटेड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस म्यू नोट अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है। अंडर रूट एस स्क्वायर अपॉन एन ये होता है। तो एक्स क्या है हमारा, सैंपल का मीन। एक्स सैंपल का मीन, सैंपल का मीन कैसे निकालेंगे,
सैंपल का मीन निकालेंगे। सैंपल में कौन कौन से ऑब्जर्वेशन है? 10 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 10, 12 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 10 अपॉन 5। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? सैंपल का मीन आ जाएगा, कितना आया? 11। फिर आता है हमारा वेरियंस। वेरियंस क्या है हमारा? एस स्क्वायर। एस स्क्वायर निकालेंगे। एस स्क्वायर कैसे हो जाएगा? 1/n-1। ठीक है, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन। ये होता है हमारा सिंपल वेरिएंस का फॉर्मूला। बताया था एस्टिमेशन के लिए n-1 लेंगे। आ रहा है कुछ याद? कोई ना, आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एस स्क्वायर की वैल्यू निकालें। एस स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेबल बनानी पड़ेगी भैया। टेबल बनानी, टेबल में क्या होगा? एक्स होगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर होगा 12 10 15 8 10। 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144 100 225 64 और 100। 100 और 100 200 200 344 344 और 64 और 225 इज हो गया हमारा, कितना हो गया? 633। ठीक है, तो जो हमारा समेशन एक्स स्क्वायर है ये आ गया। समेशन एक्स स्क्वायर कितना आ गया? 633 आ गया समेशन एक्स स्क्वायर। अब वेरिएंस निकालना तो सिखाऊंगा, वो तो अगर सीखना है तो आगे और वीडियो बनाएंगे इसकी। तो समेशन एक्स स्क्वायर आ गया 633 आ गया समेशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और समेशन एक्स कितना है इन सबका? इसका कितना होगा? 55/5। ठीक है, तो समेशन एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक है, फॉर्मूले में रखा 1/n कितना हमारा? 5। सैंपल की साइज 5 है ना। 1 समेशन एक्स स्क्वायर कितना है? 633 माइनस 55 का होल स्क्वायर अपॉन n कितना है? 5। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? एस स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एस स्क्वायर आया हमारा यहाँ से कितना है? माइनस 4.24 आएगा इसका एस स्क्वायर वेरिएंस, है ना। हाँ, यहाँ पे एस मत कर देना भाई, वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस एस स्क्वायर होता है, एस तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो एस स्क्वायर माइनस 4.24 होगा, और एस स्क्वायर ही चाहिए हमें यहाँ पे। यहाँ पे यूं नहीं कि रूट निकाल के फिर या फिर इसका स्क्वायर कर दो यहाँ पे रखते टाइम, ऐसा नहीं करना है। इसका स्क्वायर नहीं करना है, इसी को रखना है ना। ठीक है, आगे बढ़े और चीज देख लेते हैं। म्यू नोट हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 16। ठीक है, किसी के भी द्वारा दिया गया है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, कई लोग सैंपल के मीन को उसमें मिक्स कर देते हैं। सैंपल की जगह मीन का, स्पेसिफाइड मीन का लिख देते हैं, स्पेसिफाइड मीन की जगह सैंपल का लिख देते हैं। पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, पूरी टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस गलत हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या था? ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं? टी कैलकुलेटेड में सारी वैल्यू रखते हैं। टी कैलकुलेटेड निकाला। टी कैलकुलेटेड क्या है हमारा? एक्स माइनस म्यू नोट अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर अपॉन एन। एक्स कितना आया हमारा? 11 माइनस म्यू नोट कितना दे रखा? 16 अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर कितना आया? 7 अपॉन एन कितना है? एन कितना है? 5। ठीक है, हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ पे जो ये है ये 7 है, वो थोड़ा मैंने डायरेक्ट उसका टी कैलकुलेटेड की वैल्यू लिख दी है। कोई ना, उसको हटा देते हैं। एस स्क्वायर कितना है? 7। ठीक है, तो यहाँ से जो अब आई, जो टी कैलकुलेटेड की वैल्यू आई है, जो जो टी कैलकुलेटेड की वैल्यू आई है वो आई है -4.2। कितनी आई है? -4.24 आई है टी कैलकुलेटेड की। यहाँ तक बात समझ में आ गई? टी कैलकुलेटेड स्टेप थर्ड, स्टेप फिफ्थ खत्म। अब आता है हमारा नेक्स्ट, क्या आता है? नेक्स्ट क्या आता है? स्टेप 6, क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन एंड कंक्लूजन। सबसे पहले लिख दो हमारा केस कौन सा वाला है। केस केस कौन सा वाला है? केस कौन सा वाला है? म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट वाला केस है हमारा। म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट में वी रिजेक्ट एच नॉट को कब रिजेक्ट करते हैं? इस वाले केस में एच नॉट
को कब रिजेक्ट करते हैं? वी रिजेक्ट एच नॉट इफ कौन सी वाली कंडीशन? टी कैलकुलेटेड का मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? टी टेबल क्या है? एन माइनस वन अल्फा बाई टू इसके बराबर। तो टी कैलकुलेटेड कितना है हमारा? -4.24 -4 तो मोड की वजह से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 4.24 लिख दो। ग्रेटर देन इक्वल टू टी कैलकुलेटेड टी एन कितना हमारा? 5 माइनस वन अल्फा कितना? 0.05 पे लिया था ना 0.0 4.24 इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी 4 0.025। ठीक है, ठीक है, टी वैल्यू देखो ये रहा 0.024 और 4 की कितनी वैल्यू होगी? 2.77। ठीक है, अभी बताया था 2.7 से तो 4.24 ग्रेटर देन 2.7 से क्या 4.24 2.77 से ग्रेटर है? यस, कंडीशन अप्लाई हो रही तो क्या करेंगे हम? किसको रिजेक्ट करेंगे? वी रिजेक्ट करेंगे ना। वी रिजेक्ट एच नोट। इसका कंक्लूजन क्या होगा? अब क्या कर रहे हैं? एच नोट को रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एच नोट को रिजेक्ट कर रहा हूँ, एच नोट को रिजेक्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो गया? इसको हम किसको रिजेक्ट कर रहे हैं? एच नोट। इसको रिजेक्ट कर लिया, इसको गलत साबित कर दिया ये हमारा, तो इसको गलत किया तो ये क्या होगा? सही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एच वन हमारा एक्सेप्ट हो गया, एच वन एक्सेप्ट हो गया कि मतलब क्या हो गया कि क्लास के जो जो फर्स्ट टेस्ट में जो मार्क्स आया है, एवरेज मार्क्स, पूरी क्लास का जो एवरेज मार्क्स आया वो 16 नहीं है। एवरेज मार्क्स जो आया वो 16 नहीं है। ये पता चला। एच वन को जब एक्सेप्ट करेंगे, एच नोट को रिजेक्ट करेंगे तो एच वन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एच वन को एक्सेप्ट किया, इसका मतलब क्या हो गया कि एवरेज जो मार्क्स आया है क्लास का वो 16 नहीं है। आई बात समझ? तो वी रिजेक्ट एच नोट एंड एक्सेप्ट एच वन, यहाँ से ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वन सिंपल टी टेस्ट। वन सिंपल टी टेस्ट क्यों करते हैं? फिर से बता देता हूँ, वन सिंपल टी टेस्ट क्यों करते हैं? कोई भी पॉपुलेशन दी हुई, इसका मैंने बोल दिया, कोई भी पॉपुलेशन दी हुई, कोई भी पॉपुलेशन दी हुई है, जैसे कि पूरी यूनिवर्सिटी के बच्चों की हाइट दी है, 5,000 लोग, 5,000 बच्चे पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में। भाई सबसे जाके नहीं बोलूंगा कि भाई तेरी क्या है तेरी, तो मैंने स्पेसिफाइड दे ली कि भाई सबके यहाँ पे 5.8 है। 5.8 अब हमें पता करना है 5.8 है या नहीं, 5.8 है या नहीं, 5.8 है या नहीं, 5.8 है या नहीं। मैंने बोल दिया, मेरी मर्जी से बोल दिया 5.8। इसको पता करना है। इसको पता करने के लिए हमारे पास सैंपल के ऑब्जर्वेशन है। सैंपल के ऑब्जर्वेशन से हम इसका मीन निकाल, फिर टेस्ट करेंगे कि भाई ये 5.8 है वो इस पॉपुलेशन की भी एवरेज हाइट है या नहीं है, इस पूरे 5,000 बच्चों की एवरेज हाइट है या नहीं है। तो इसको पता करने के लिए क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। टेस्ट करेंगे तो टेस्ट में मीन वाला टेस्ट लेगा। मीन वाला टेस्ट में हम वन सैंपल टी टेस्ट क्यों लगाएंगे? वन सैंपल टी टेस्ट इसलिए लगाएंगे, अगर सैंपल की साइज छोटी है, इस सैंपल की साइज छोटी है और इस पॉपुलेशन का वेरिएंस अननोन है, तो हम क्या लगाएंगे? वन सैंपल टी टेस्ट लगाएंगे। आगे बस हम वन सैंपल टी टेस्ट क्यों लगाते हैं? जब कोई भी स्पेसिफाइड मीन जो हमें दे रखा है उस मीन का पता करने के लिए कि वो मीन पॉपुलेशन का मीन है या नहीं। आई बस में। ठीक है, एक चीज और समझ लो। एक चीज और समझ लो, यहाँ पे समझाता हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम टी टेबल की वैल्यू निकालते हैं, टी टेबल में जो हमारा ये वाला पोर्शन होता है वो हमारा होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम एन माइनस वन। क्या होगा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम? एन माइनस वन होगा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। वन सैंपल टी टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? एन माइनस वन। क्वेश्चन में पूछ लिया भाई कि सैंपल की साइज एन यहाँ पे सैंपल की साइज है, बोल दिया कि भाई सैंपल की साइज 15 है। सैंपल की साइज क्या है? 15 है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ वन सैंपल टी टेस्ट में। तो वन सैंपल टी टेस्ट में उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 15 माइनस वन 14। 14 उसकी क्या होगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम। आगे बस, डिग्री ऑफ फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आज यही खत्म करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टू सैंपल टी टेस्ट। टू सैंपल टी टेस्ट में भी दो तरह के टेस्ट हैं, टू सैंपल फिशर टेस्ट, टू सैंपल पेयर टी टेस्ट, टू सैंपल टी टेस्ट पेयर, या टू सैंपल पेयर टी टेस्ट ऐसे बोल दो, या टू सैंपल फिशर टी टेस्ट, फिशर टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट, कुछ भी बोल दो जो है, बस आना चाहिए समझ में कि ये वाला टेस्ट कहाँ लगाना है, क्यों लगाना है, कैसे लगाना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना, अच्छा रहेगा। रिवाइज कर लोगे एक बार, ठीक है, नोट्स तो तुमने बना लिए हो। जैसे रिवाइज करोगे, रिवाइज करने का फायदा बहुत होता है। कभी भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहो। आज पढ़ लिया, फिर कल जो पढ़ाया उस पूरे को एक साथ रिवाइज कर लिया, चाहे 2 मिनट के लिए रिवाइज करो। रिवाइज करने के पीछे की थ्योरी बताता हूँ। उसका कारण ये है कि मैं एक बार हैदराबाद गया था, तो हैदराबाद वाली स्टोरी। हैदराबाद गया था तो वहां क्या हुआ कि मेरा 2 दिन का सफर था ट्रेन के अंदर, 2 रातें और 2 दिन निकाले थे। तो मेरे सामने वाली सीट पे एक आदमी था, वो, मैं राजस्थान से हैदराबाद गया तब तक वो मेरे साथ था। पर अगर आज वो बंदा मुझे कहीं मिल जाए, कहीं दिख जाए, चाहे वो मेरे सामने आके भी खड़ा हो जाए, फिर भी मैं उसको पहचान नहीं पाऊंगा कि ये हैदराबाद में मेरे साथ था, ट्रेन में 2 दिन के सफर में, जबकि मैंने उसके साथ कितने 48 घंटे बिताए थे, लगभग 48 घंटे बिताए थे। पर वहीं दूसरी ओर देखो कि मेरे घर पे पेपर डालने वाला था, न्यूज पेपर डालने वाला, वो सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए आता है, पेपर फेंक के चला जाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि पेपर फेंकने चल, तो अगर मैं उस, जो हमारा न्यूज़पेपर डालने आता है घर पे, उसको अगर 10,000 की भीड़ों में से भी कहीं से जा रहा होगा ना, तो भी मैं उसको पहचान जाऊंगा कि हाँ यार, हमारा न्यूज़पेपर वाला बंदा जा रहा है ना, पहचान जाऊंगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डेली वो चाहे 2 सेकंड के लिए दिखे, पर बार बार दिख रहा है। तो ऐसे रिवीजन में होता है। रिवीजन में क्या होता है, तुम एक बार पढ़ के छोड़ दोगे, फिर बोल दोगे अरे भूल गया, कभी याद ही नहीं आया। पर जब तुम रिवाइज करते रहोगे, आज पढ़ा है, कल पढ़ा है, उसको साथ में रिवाइज देख लिया, अरे हाँ ऐसे 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 होता है, ठीक है, तो तुम्हें हमेशा याद रहेगा, भूलोगे नहीं कभी। फिर बोलोगे अरे हाँ, या कहीं से भी पूछ ले, कोई भी आके पूछ ले, अरे हाँ ये तो वहां था, ठीक है। थैंक यू। तो खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा है तो आगे के टेस्ट भी पढ़िए, अच्छा लगेगा। मुझे विश्वास है कि मैं जो जब स्टैटिस्टिकल मेथड को पूरा खत्म कर दूंगा, तो तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा, तुम्हारे लिए बहुत फायदा करेगा। किसी भी ब्रांच में हो, कोई भी कर रहे हो, मास्टर डिग्री कर रहे हो, सबके लिए स्टैटिस्टिकल मेथड का ये वाले टॉपिक्स होते ही होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एनालिसिस के लिए। आगे कहीं भी जाओगे एनालिसिस करनी पड़ जाए, थीसिस के अंदर एनालिसिस करनी पड़ेगी, कहीं भी रिसर्च की वहां पे एनालिसिस करनी पड़ेगी, आज का मतलब, ठीक है। तो पूरा पढ़ें। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छा लगा हो तो बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता है। थैंक यू सो मच, वेरी मच, गुड बाय।